नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पे सकुशल होंगे और आपका अध्ययन का कार्य अच्छी तरीके से चल रहा होगा। कक्षा नौवीं में जो आपके लिए हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक है उसका नाम है क्षितिज भाग 1। पुस्तक में 2 खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। तो आज हम लोग गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में आज जो पाठ हम लोग लेने वाले हैं उसका नाम है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह एक कहानी है। गद्य जैसा कि आप जानते हैं में से इसको इंग्लिश में प्रोज कहते हैं और पद्य को इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं। ठीक है, गद्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर अलग अलग लेखकों ने गद्य के बारे में या कहानी के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। प्रेमचंद लिखते हैं, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। और एक अंग्रेजी राइटर हैं रैल्फ फॉक्स कहते हैं, अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों की अनेक सही नाम से पुकारने की कला है। ठीक है, तो इस तरह से गद्य के बारे में मैंने बताया, गद्य यानी प्रोज। प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन भाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य की पूरी तरह से समर्पित हो गए और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनके उपन्यास और कहानियाँ बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मानसरोवर 8 भागों में संकलित है कहानियों के लिए, और उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला इत्यादि हैं। तो आज की जो कहानी है दो बैलों की कथा, ये दरअसल दो बैलों की कथा के माध्यम से ग्रामीण जीवन और ग्रामीण जीवन में किसान का जीवन और जानवरों का जो अस्तित्व होता था किसान जीवन में, उसका बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। उस समय हमारा भारत गुलाम था। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। जैसा कि पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में आप थोड़ा जानते होंगे। पंचतंत्र और हितोपदेश ये संस्कृत की 2 पुस्तकें हैं, जिसमें जानवरों के माध्यम से लेखक ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आपको याद होगा, कक्षा 7वीं और 8वीं में आपने 7वीं में कहानी पढ़ी थी, याद होगा, बिलस्य वाणी कदापि न मेरे सुता 8वीं में, और 7वीं में आपने पढ़ा था दुर्बलस्य बुद्धि दुर्बुद्धि विनश्यति। तो ये जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र से ली गई हैं और इसमें पक्षी या जानवर ही उसके मुख्य पात्र हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको मुख्य पात्र में 2 बैल मिलेंगे, जो ही बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। आप जानते भी होंगे गधा कहने मतलब परले, एकदम नीचे दर्जे का बेवकूफ़, नीचे दर्जे का बुद्धिहीन आदमी। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, यह उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। कभी यहाँ पे कह रहा कि वास्तव में वो बेवकूफ़ है या उसका जो सीधापन है, जो उसकी सहिष्णुता है, टॉलरेंस जो है, इस नाते से उसको यह पदवी मिल गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, गायों के बारे में लेखक कह रहा है कि ये सींग मारती हैं, और जो गाय भी नया नया बच्चा दी है वो तो मतलब अनायास ही, बिना किसी कारण के ही, अनायास मतलब बिना किसी कारण के, बिना प्रयास के सिंग मारने का, सिंघनी का मतलब हो गया कि सिंघनी जैसा रूप ले लेती है, यानी किसी को मारने के लिए उद्यत हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती है। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। तो लेखक यहाँ का कह रहा है कि जो ऋषि मुनियों में जो मतलब बिना लाभ हानि या किसी प्रकार की जो भावनात्मक ऊंच नीच होता है, भावनात्मक रूप से आदमी ऊपर या नीचे सोचता है समझता है, वो सारा कुछ गधों में नहीं पाया जाता है। तो इस नाते से उसे वह ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखता है। पराकाष्ठा मतलब टॉप, पिनाकल। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये यहाँ पे लेकर कहना चाह रहा है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कहा भी जाता है कि ज़्यादा मत झुकिए वरना लोग पायदान बना लेंगे, यानी पैर के नीचे का स्थान बना देंगे। तो कहने का तात्पर्य इसीलिए है कि आदमी के अंदर एक तरह का भाव होना चाहिए जिससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अब उस गधे के माध्यम से कवि जो है उस समय की जो सामरिक स्थिति थी, जो कंटेम्प्रेरी टाइम था जहाँ पर भारत गुलाम था, और दक्षिण अफ्रीका में, उस समय अफ्रीका में जो भारतवासियों की दुर्दशा हो रही थी, यद्यपि वो सारा मेहनती थे, पैसे बचाते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ हमेशा अत्याचार ही होता था। तो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना शायद नहीं आता था। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। बिल्कुल सही है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने सारे संसार की सभ्य जातियों को गंडे बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। ठीक है, तो गधे के बाद जो दूसरा विशेषण लोगों को बेवकूफ़ के लिए या बुद्धिहीन के लिए दिया जाता है वो होता है बैल। ठीक है, तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग होता है। बछिया के ताऊ का प्रयोग होता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी गधा टॉप पे है। ठीक है, अड़ियल का मतलब होता है स्टेबन। ठीक है, रीति मतलब तरीका। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ठीक है, झूरी एक किसान है, उसके दो बैल हैं हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे। पछाई जाति बैलों में एक बड़ी अच्छी प्रजाति मानी जाती है, जो काम करने में, खास करके खेती का काम करने में बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, देखने में सुंदर और काम करने में चौकस, डील में ऊंचे। डील का मतलब होता है कद, यानी हाइट। डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय मतलब विचार का आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे
जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग ही मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का मतलब होता है वैमनस्यता के भाव से या दुश्मनी के भाव से नहीं। सींग मिलाने का मतलब झगड़ा करने से नहीं है, एक विनोद मतलब एक खेल की प्रक्रिया में आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी कि जब आप बहुत घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं तो आप में शब्दों का आदान प्रदान या फिर थोड़ा ठेलम ठेल भी शुरू हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बैलों के साथ भी होता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। लेखक यहाँ कह रहा है कि जब तक आपकी घनिष्ठता तब जाकर साबित होती है जब आपके अंदर इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाए जहाँ पर आप अपने दोस्त को कुछ भी कह दे तो उसका वो बुरा ना माने, उसके साथ किसी तरह का व्यवहार करे तब भी वो बुरा ना माने। तो इस नाते से कहा कि जो दोस्ती है वह फुसफुसी और हल्की है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों बैल आपस में यही चेष्टा करते, यही प्रयास करते कि ज्यादा से ज्यादा बोझ दूसरे के गर्दन पर आ जाए, यानी मित्रता इस कदर थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद का मतलब जो खाने के लिए उनको जो भी चारा भूसा दिया जाता है, तो जो जिसमें दिया जाता है उसको नाद कहते हैं। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इस तरह की मित्रता थी कि दोनों साथ साथ हरक सरक सब काम करते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब दोनों बैलों की जो जोड़ी है, पेयर है, उसको हम गोई बोलते हैं। तो बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया उसका नाम है साले का, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना मुहावरा है, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल हुई उसको, परेशान बहुत हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगहिया मतलब रस्सी, जिस रस्सी में दोनों बैल बंधे थे। मारता तो सिंघे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। झूरी जो उसका मालिक है उससे जरूर पूछते कि हम गरीबों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, क्यों भेज रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी का मतलब तुम्हारी नौकरी, कबूल मतलब एक्सेप्ट। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जालिम सबसे क्रूएल आदमी के साथ क्यों बेच दिया, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। किसके मन में, हीरा और मोती के मन में। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्हें अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने मतलब पराए। तो ये सारा कुछ पराये से लगता था। क्यों, क्योंकि झूरी के यहाँ से दोनों बैल अब दूसरी जगह आ चुके हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उसे तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। ठीक है, तो दोनों ने आपस में विचार किया, कनखियों में मतलब आंखों आंखों में इशारा किया, और जैसे ही गांव में सब लोग सो गए वैसे ही दोनों ने जोर लगा के रस्सियां तोड़ ली, जो काफ़ी मजबूत थी। और तोड़ने के बाद
कहाँ पहुंच गए? अपने मालिक के गांव में। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी का मतलब होता है जहां पर बैलों को खाने के लिए दिया जाता है, उसको चरनी कहते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव वही जिसमें बांधा गया था पगहा यानी रस्सी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह, अब यहाँ बस समझिएगा कि विद्रोह किसके लिए? गया के लिए, और स्नेह किसके लिए? झूरी के लिए। तो एक तो विद्रोह है कि उसको क्यों बेचा गया, और स्नेह यह है कि उसने अपने मालिक झूरी को सुबह सुबह ही देख लिया है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन में संधि है प्रेम प्लस आलिंगन, ठीक है, प्रेमालिंगन दीर्घ संधि है प्रेम प्लस आलिंगन। तो दोनों मतलब हीरा और मोती झूरी को एकदम पूरी तरीके से लिपट गए। लिपटने का मतलब गर्दन दोनों ने झूरी के गर्दन पर रख दी और उसको चाटने लगे, ठीक है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण थी। ऐसा हो चुका था पहले लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो जो बच्चे थे जो देख रहे थे दृश्य जहाँ पर दोनों बैलों हीरा और मोती ने झूरी को गले लगा रखा था, तो उनको लगा कितना महान कार्य किया है, तोड़ के आ गए हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो सब ने अपने अपने घर से कुछ कुछ लाया, जैसे कुछ ने रोटी लाई, कुछ ने गुड़ लाया और कुछ ने चोकर। चोकर जो है आटे को जब हम छानते हैं तो उससे जो पदार्थ निकलता है मोटा सा, उसको चोकर कहा जाता है। और भूसी भी वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। आगे एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद मतलब वापस उसको काटने का। उस जो बच्चा तीसरा बच्चा बोला कि उस जन्म के आदमी है, उसके लिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसी नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो उसके भाई के घर गया था, दोनों बैल भाई के घर गए थे और वहां से वो भाग आए थे, तो उसको बुरा लगा। नमक हराम का मतलब होता है जो जिसका नमक खाए और उसके लिए उसकी ईमानदारी से सेवा ना करे, उसे नमक हराम कहा जाता है, ठीक है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने उनका समर्थन किया। किसका समर्थन किया? बैलों का। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिलाकर रखते हैं। मतलब वापस वो टॉन्ट कर रही है कि तुम ही तो जानते हो कुल खिलाना पिलाना, और तो कोई कुछ करता नहीं, जानता नहीं है। झूरी ने चढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अपने पति को बुद्धू बोल रही कि तुम बैलों को सहलाते हो, उसको प्यार करते हो। ये कोई प्यार करने की चीज होती है? नहीं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तो बोल रही कि जो खिलाता है और रगड़ कर मतलब एकदम पूरा अच्छे से मेहनत करवाता है। दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा न दूंगी, कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो वापस उसका जो क्रोध है झूरी की स्त्री का, वो भड़क उठा और उसने बोला कि अब मैं इनको कुछ और नहीं दूंगी खाने के लिए, केवल सूखा भूसा मिलेगा। यहाँ पर जो खली चोकर है ये उनके खाने की वस्तुएं हैं। वही हुआ। मजदूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। ताकीद का मतलब इंस्ट्रक्शन, उनको ये सलाह दे दी, ये मतलब हिदायत दे दी गई, एक तरह से उनको ये नसीहत दे दी गई कि तुमको ऐसा ही करना है। मजूर मतलब मजदूर। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। कौन से द्वार की ओर? जहां से झूरी उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले आता था। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की चीज कहोगे।
ठीक है। तो झूरी जो है मजदूर को बोल रहा है कि क्यों नहीं कुछ खली वगैरह डाल देता है। तो वो बोलता नहीं नहीं, मालकिन मारेंगी। तो चुरा कर डालने की बात करता है, तो बोलता नहीं, जब वो समझ जाएंगे तो तुम भी उन्हीं की तरफ हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं करूँगा ऐसा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। गाड़ी जो बैलगाड़ी होती है उसमें जोतने का मतलब उसने बांध देना और उसको उसके साथ खींचना। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। मोती थोड़ा उद्दंड था, लेकिन हीरा समझदार था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो जो गया के और बैल थे उसके उनको तो सब कुछ खाने को दिया, लेकिन हीरा और मोती को ही सूखा भूसा दे दिया खाने के लिए। खली चूनी जो वही है खाने के लिए अच्छी चीज। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला भूसा सूखा, सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। तो यहाँ पर दोनों की बात समझ में आ रही है आपको कि जो झूरी था वो कभी फूल की छड़ी से, मतलब हल्के से भी अपने बैलों को नहीं मारता था, लेकिन यहाँ पर तो उसको खूब मारा गया है, सम्मान आहत हुआ है। बोल रहा है आप उसकी टिटकार पर हल्का सा, मतलब उसको इशारा करता था अपनी आवाज़ से, और दोनों उड़ने लगते थे, मतलब चलने लगते थे जिस दिशा में जाना होता था। लेकिन यहाँ पर तो उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई, उनका सम्मान आहत हुआ है। तो दोनों ने नाद की तरफ जो खाने के लिए दिया गया था उस तरफ उन्होंने अपनी नज़र भी नहीं उठाई, उसको देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर उन दोनों ने पैसे जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। तो गया ने दोनों बैलों को जोत दिया काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हम तो पाँव नहीं उठाएंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। ठीक है। तो हीरा को जब गया मारने लगा, क्योंकि ये लोग चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसकी नाक पर गया ने बहुत मार मारी। मोती को गुस्सा आया और उसने खींच करके पूरा हल, रस्सी, जुआ, जो जो भी खेत में जोतने का सामान था जिससे उनको बांधा गया था, वो सारा कुछ टूटकर बाहर हो गया। और रस्सियां अगर बड़ी नहीं होती तो शायद पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ठीक है। हीरा कह रहा है कि बहुत मार पड़ेगी, तो मोती कह रहा पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो सिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती फिर बोला कि अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। हीरा बोला, नहीं, शांत होकर खड़े हो जाओ। ठीक है। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती फिर बोल रहा है, हम बैल जाति के, हमारी जात का यह धर्म नहीं किसी को क्षति पहुंचाना। मोती दिल में ऐड कर रहा गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब सही है, मौके के हिसाब से सही है। ठीक है। तो उस समय उनको पकड़ने के टाइम पे मारना पीटना नहीं हुआ। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां निकाल ले आई लिए निकाली उस वक्त छोटी सी दो लड़- अ, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय को भोजन मिलने का मतलब संतुष्टि मिलना। ठीक है।
एक रोटी से उनका भूख तो नहीं मिटता, लेकिन उस जिस प्यार से उस लड़की ने उनको दिया था खाने के लिए, वो अपने आप में एक अद्भुत था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर विम्ब जो है, जो इस तरह का दृश्य लेखक खींचना चाह रहा है कि लड़की जो है उसकी माँ मर चुकी है, उसका भी कोई प्यार करने वाला, उसको लाड़ करने वाला नहीं है। और यहाँ बैलों के साथ भी यही हो रहा है, यद्यपि वो जानवर है, लेकिन उसके साथ भी कोई लाड़ करने वाला, प्यार करने वाला नहीं है। उनको भी केवल काम के लिए ही एक काम का जानवर समझा जा रहा है। तो इस नाते उसकी आत्मीयता, जो अपनापन है, वो बैलों के साथ हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, कभी नहीं काम करते, और थान पे बांध देने का मतलब जहां पर उनको बांधा जाता था वहीं पे वापस बांध दिए जाते, और रात में वो लड़की 2 रोटी खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। 2 गाल भूसा खाने का मतलब थोड़ा थोड़ा खाना, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी टूट जाती है। तो यहाँ पर दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है, दोनों में बातचीत हो रही है कि क्या किया जाए, कैसे यहाँ से निकले। हीरा जो है शांत स्वभाव का है, मोती थोड़ा उद्दंड स्वभाव का है। तो बोल रहा है कि मारते हैं 2-4 को, तो बोलते नहीं, मारना हमारा धर्म नहीं है, और कहीं मारेंगे तो जो लड़की हमें इतना प्यार करती है, उसका उसका जो पिता है, उसके नाते वो अनाथ न हो जाएगी। बोलती है मैं तो फिर स्त्री को मारते हैं। तो बोलती नहीं, जो औरत उसको मारती है उसको मारते हैं। तो बोलता है नहीं, उसको तो नहीं मार सकते, क्योंकि स्त्रियों पर हाथ उठाना मना है, स्त्रियों पर हम हाथ नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं उस समय भी प्रेमचंद ने इस बात को दर्शाया है कि महिला के प्रति आपका सम्मान जो है वह बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ बैल जाति के माध्यम से ही वह बताना चाह रहे हैं कि स्त्रियों पर कभी भी आदमी को हिंसक नहीं होना चाहिए, पुरुष होने के नाते अपनी पुरुष होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रात को जब रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनको नाकों में नाथ डाल दी जाए, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। ठीक है। तो वो लड़की आती है, जब तक वो उनका जो सलाह हुआ था कि रस्सी चबा कर को हल्का कर देंगे, फिर तोड़ देंगे, बट वो संभव नहीं हो सका क्योंकि रस्सी मोटी थी। फिर कुछ देर बाद लड़की सहसा, मतलब अचानक, सडनली लड़की बाहर आती है और उनके पास पहुंचती है। वो उसको पुचकारने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, और फिर बोलती है कि मैं खोल दे रही हूँ, तुम लोग भाग जाओ। और आज जो सलाह हो रही, मशवरा हो रहा है घर में, कि उनकी नाक में नाथ डाल दीजिए, मतलब नाक को छेद करके रस्सी डाल दी जाए, जिससे जब वो भागने का प्रयास करेंगे तो रस्सी को खींचेंगे तो उनको दर्द होगा और उससे वो भागेंगे नहीं। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव मतलब जिसमें बांधे गए थे, रस्सी जिसमें बांधी गई थी गले के अंदर, उसको खोल दिया उसने। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा,
दोनों भाई भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, तो लड़की ने जो प्लान किया था कि खोल करके और वापस अपने से चिल्लाएगी कि भाग रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर मोती जो है वो भागने के लिए तैयार है, लेकिन हीरा बोल रहा कि कल लड़की पे आफत आ गई तो क्या होगा, जो कि अनाथ है। तो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा कौन? झूरी। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। सब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो ठीक है, भागने के चक्कर में उनको रास्ता भूल गया कि अब झूरी के गांव जाएं कैसे। तो नए रास्ते पे चले गए वो लोग। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती बोलता है कि बेतहाशा, बिना मतलब किसी हवा, बिना किसी होश के तुम भागे, इसलिए उसी वहीं मार देना चाहिए था उसको। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, क्या अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। मोती हीरा वापस कहता है कि अपना धर्म छोड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। ठीक है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। और मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। जब खेल खेल में झगड़ा शुरू हो गया तो किनारे हो लिया। तो हीरा मोती का यह एक तरह का कुलेल था, आपस में खेलने की भावना थी। ठीक है, और उन लोगों ने मटर के खेत में उनके मटर को खूब खा लिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।